इस कहानी के पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे प्रिया अभिषेक के साथ पिछले 4 सालों से एक टॉक्सिक रिलेशन को निभा रही है। अपने ससुराल वालों के बच्चे को लेकर किए हुए डिमांड से अब प्रिया थक रही थी और एक रोज अपने दिल के जख्मों को वो अपनी देवरानी के सामने उघाड़ देती है। अब आगे। मेरे आने से तेरी जेठानी को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती होगी ना। हर बार तू तो मेरे पास बैठ जाती है और खाना उन्हें बनाना पड़ता है। पीछे से वो मनी मन गाली देती होगी मुझे। लगता है उनकी हाई लग गई है जो मम्मी के लिए एक अच्छी बहू नहीं ला पा रहा हूं मैं। अरे नहीं भैया, भाभी इतनी अच्छी कि पूछो मत, पर किस्मत की मारी है। एक ही घर में रहते हुए पिछले 12 महीनों से मुझे इस बात की भनक भी नहीं लगने दी कि वो किस टॉर्चर से गुजर रही है। दारू पी कर आना, बाहरी औरतों से रिश्ता रखना, यहाँ तक कि बीवी पर हाथ उठाना, किसी चीज में पीछे नहीं है अभिषेक भैया। और ये सिर्फ अभी से नहीं हो रहा, शादी के 6 महीने बाद ही भैया ने अपने असली रंग दिखा दिए थे। पर घर का माहौल खराब ना हो इसलिए भाभी ने किसी के सामने कुछ भी नहीं कहा। अपनी जेठानी और जेठ के रिश्ते की सच्चाई अंकिता अपने भैया को बता देती है। अपने फ्रेंड्स को गलत रिश्तों से बचाते रहते हो ना तुम, तो बताओ अब ऐसे में क्या करना चाहिए। ये तो अजीब कश्मकश है। सांकेत तो बड़ी हैरानी में डूबा हुआ था। वो लड़की सभी के सामने हमेशा मुस्कुराते हुए दिखती थी, वो अंदर इतना कुछ समेटे बैठी थी। तभी चाय लिए प्रिया कमरे में आती है। सांकेत की नजरें झुक जाती है। क्या हो गया, आप दोनों चुप क्यों हो गए? कोई पर्सनल बात हो रही थी क्या? मैं बस चाय लेकर आई थी, मैंने कुछ सुना नहीं है। ये घर आपका है प्रिया जी, आप यहाँ बैठ सकती है निसंकोच। प्रिया के पैरों की ओर देखता हुआ सांकेत अपनी बेचैनी छिपा रहा था। उसके दिल में जैसे तूफान मच गया था। प्रिया जी, अंकिता मैं निकलता हूँ, अब आप दोनों को भी घर के काम होंगे। आता हूँ बाद में, ध्यान रखना अंकिता। हिचकिचाता हुआ सांकेत अपनी बहन के ससुराल से निकल जाता है। आप ही बताइए भाभी, क्या कमी है मेरे भाई में? कोई लड़की नहीं मिल रही है, बताओ। क्या सच में? मैं नहीं मानती। साकेत जी पढ़े लिखे हैं, गुणवान है, खुली सोच के, और इतने दिनों के बाद भी आंखों से शर्म की परत कभी हटने नहीं देते। उम्र हम दोनों की लगभग बराबर होगी, पर मैं तेरी जिठानी हूँ इसलिए कभी सीधे मेरी ओर देखते भी नहीं। हमेशा उनकी नजर मेरे पैरों पर रहती है। इतने अच्छे संस्कार है तेरे भैया के, ऐसे लड़की को लड़की कैसे नहीं मिल रही? हाँ, पर ये भी है ना, आजकल जमाना बदल गया है, सभी को नॉटी बॉयज पसंद आते हैं। नहीं भाभी, वो प्रॉब्लम नहीं है। भैया को ही कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। इन्हें ना बहुत सुलझी हुई लड़कियां पसंद है। पर आजकल सभी के मन में कोई ना कोई षड्यंत्र चलता रहता है। किसी को सिर्फ भैया की सैलरी चाहिए, उनके माँ बाप नहीं। कोई भैया के लुक से, मसल से अट्रैक्टेड है। अच्छा, आपको मेरा एक काम करना होगा भाभी, मेरी मदद करनी होगी भैया के लिए सही लड़की ढूंढने में। आप करोगी मदद? अरे इसमें पूछने वाली बात क्या है? तेरा बड़ा भाई मेरा भाई तो हाँ, बस आगे इसके आगे स्टेटमेंट कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। मेरा बड़ा भाई है इसलिए आपको मेरी मदद करनी है, बस। प्रिया मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। गोद में बैठ जाती। क्या हो गया आपको? आपकी गोद में दरवाजा खुला हुआ है, सब घर पर है। आप भी ना एक्टिंग मत करो, ठीक है ना? जिस हिसाब से उस साकेत से हंस हंस के तुम बातें कर रही थी, मुझे लगा कहीं गोद में ही जाकर ना बैठ जाओ। छी, अपने पीछे पड़ गए साकेत जी के। उनकी बहन का ससुराल है ये, उन्हें मना कैसे कर दूं यहाँ आने से? उनके ऑफिस के रास्ते में पड़ता है हमारा घर, तो बहन को देखने आ जाते हैं। और इस रिश्ते के बाहर गलत संबंध आप रखते होंगे अभिषेक जी। मैं वैसे घर से नहीं आती, मैं जो हूं जैसी हूं आपके सामने हूं। आज तुम्हारा यार क्या आ गया? तुम्हारी तो बोली बदल गई। मेरे पीठ पीछे ये सब हो रहा है ना, इसीलिए अब मेरा वक्त बेवक्त आना तुम्हें खास परेशान नहीं कर रहा। पूरे 12 मिस कॉल किए थे मैंने रात को, आपने फोन रिसीव ही नहीं किया। आपका नंबर लगातार बिजी आ रहा था। फिर मुझे समझ में आया कि आपने मुझे ब्लॉक करके रखा है। खैर, आप आराम कीजिए, पापा जी को खाना देना है, मैं जा रही हूँ। प्रिया की आंखें लाल हो जाती हैं और वो बाहर जाकर अपने कामों में लग जाती है। अपनी नींद पूरी कर शाम के 5 बजे अभिषेक नींद से जागता है। प्रिया, कॉफी लाना। ओ प्रिया, कहाँ मर गई? अभिषेक की आवाज सुनकर हॉल में बैठे चाय पी रहे सभी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। ज्यादा सो गया है क्या आपका बेटा? ये कैसी बोली बोल रहा है, कहाँ मर गई? ऐसे कौन बुलाता है किसी को? अरे कहाँ मर गई, ये तो आपकी माँ भी मुझे कहती थी, तो क्या मैं मर गई? ये बोलने वाली बात है। अपनी दादी के मुंह से जो सुना वो कह दिया। अब है तो अपनी दादी का ही खून ना। वैसे बहू को कुछ हो गया तो नुकसान आपके बेटे का ही होगा, उससे गर्मा गर्म रोटियां कौन परोसेगा? और ये बात वो कतई मन से नहीं बोल रहा। जा बहू, अभिषेक तुझे पुकार रहा है, उसे कॉफी बनाकर दे आ। आप अपनी चाय कंप्लीट कीजिए भाभी, मैंने चाय पी ली है, मैं जाकर भैया को कॉफी देकर आती हूँ।
अमन को साइड में आने का इशारा करके अंकिता किचन में चली जाती है। अब बोलो, तुम्हें मेरी बातों पर शायद 90% भरोसा हुआ था, अब 10% और भरोसा हुआ कि नहीं? वो तमाचा जो भैया ने भाभी को जड़ा था वो झूठा नहीं था। और आज जब साकेत भैया फिर से आए थे तो भाभी को इतनी गिरी हुई बातें बोली है भैया ने कि क्या कहूँ। मुझे लगा था तमाचे के बाद भैया कर ही क्या सकते हैं, पर उन्होंने तो अपना प्रीवियस लेवल भी पार कर दिया। और फिर ये कहना कहाँ मर गई, वो भी सभी के सामने। अरे बाबा शांत शांत, अपनी भाभी के लिए मुझसे कलेश कर लोगी क्या? तुम्हें जितना तुम्हारी प्रिया भाभी प्यारी है ना, उतना ही मुझे भी उनके लिए सम्मान है। मुझे लगता है एक बार मुझे भैया से बात करनी चाहिए, पर घर पर नहीं, क्योंकि बात अगर घर पर सबके सामने निकल गई तो थोड़ी बहुत शर्म जो भैया की आंखों में है वो भी खत्म हो जाएगी। मैं निकलता हूँ, तुम कॉफी लेकर जाओ भैया के लिए। हाथ में कॉफी का मग लिए अंकिता जैसे ही अपने जेठ जी के कमरे का दरवाजा हल्का सा खोलती है, अभिषेक कहता है, आ गई महारानी आप? हाँ भैया आ गए। अरे अंकिता, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम्हारी भाभी कहाँ है? एक कप कॉफी भी नहीं बना पा रही है क्या मेरे लिए? देख लो, शादी के बाद यही होता है, कुछ दिनों बाद तुम्हारे और अमन के बीच का प्यार भी ऐसे ही छूमंतर हो जाएगा। मैं छूमंतर होने नहीं दूंगी भैया। मैं वैसी बीवी नहीं हूँ जो अपने पति को सर पर बिठा कर रखूं, उनकी गलत सही में हामी भरती रहूं, कतई नहीं। पति को आसमान में पतंग की तरह छोड़ भले ही दो, पर डोर हमेशा अपने हाथ में रखनी चाहिए। ये कहकर अंकिता कॉफी का कप अपने जेठ को पकड़ाकर कमरे से बाहर आ जाती है। दिन बीत रहे थे। अगले दोपहर अमन अपनी फैक्ट्री के ऑफिस अपने भैया से बात करने पहुंच जाता है। आई एम वेरी सॉरी अमन सर, पर अभिषेक सर अंदर स्पेशल प्लान के साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना किया हुआ है। इस फैक्ट्री का मालिक मैं हूँ, शायद तुम भूल गई हो। और जिन सर का नाम लेकर तुम रौब दिखा रही हो ना, वो मेरे बड़े भाई हैं। तो अगली बार मुझे रोकने से पहले अपनी पोजीशन याद रख लेना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सपना, व्हाट आर यू टॉकिंग? तुम्हें अंदाजा भी है किनसे बात कर रही हो तुम? मैनेजर साहब पिछले 2 महीने से काम कर रही है ना हमारी फैक्ट्री में। इनके काम का जरा खाता तो भिजवाइए ऑडिट के लिए। और ध्यान रहे, आज से इनके पास हमारे किसी भी और ऑफिस में घुसने का अधिकार ना रहे। गुस्से में अमन कॉरिडोर को क्रॉस करता हुआ अपने भाई की ऑफिस का कैबिन का दरवाजा खोल नहीं जाता है कि किसी के पैरों की आवाज उसे रोक देती है। लगता है कोई बाहर आ रहा है। अमन फौरन छुप जाता है। कैबिन के अंदर से एक शॉर्ट सेक्सी ड्रेस पहने अभिषेक एक लड़की के साथ बाहर निकलता हुआ दिखता है। आई हेट यू अभिषेक, आई रियली हेट यू। तुम मैरिड हो सीरियसली? लीजा बेबी, वो एक जबरदस्ती की शादी है जो मेरे परिवार वालों ने करवा दी थी। हम दोनों में पति पत्नी जैसा कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो मेरा कोई बच्चा तो होता। कोई नहीं है बेबी, प्लीज लिसन। लीजा के पीछे पीछे अभिषेक फैक्ट्री के बाहर निकल जाता है। हे भगवान, ये भैया तो कुछ ज्यादा ही गिर गया। अंकिता ने तो किसी प्रीति नाम की लड़की के बारे में बताया था, ये तो लीजा है। फिर कोई एक मिताली भी थी। ओह गॉड। अमन फैक्ट्री की फाइनेंस बुक चेक करना शुरू करता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका भाई अंधाधुंध खर्चे कर रहा है। 2 महीने पहले भैया ने एक फ्लैट लिया है, वो भी सूरत में। वहां तो हमारे कोई क्लाइंट भी नहीं है, ना ही वहां हमारा कोई माल जाता है। वहां फ्लैट लेने की क्या जरूरत थी भैया को? कहीं भैया भाभी को छोड़कर किसी और औरत के साथ बसने की तो नहीं सोच रहे? अंकिता सही थी, इस सब में असल में भाभी पीस रही है। कितना प्यार है उन्हें भैया से, और वो छी। एक रोज अंकिता अपनी भाभी से कहती है, बड़े दिन हो गए भाभी, हम दोनों ने ना साथ में कोई मूवी देखी ना कहीं घूमने गए। मैं कह रही हूँ आज निकल चलते हैं, शॉपिंग करते हुए मूवी देखते हैं और बाहर खाते हुए दोनों जिठानी देवरानी वापस आएंगे, क्या कहते हो? अरे नहीं नहीं अंकिता, क्या जरूरत है बेफालतू में खर्चा करने की। पापा जी मम्मी जी को भी खाना परोसना होता है, और फिर दोपहर का खाना भी वैसे मैंने ऑलरेडी बना लिया है। वही तो बात है ना भाभी, हर बार आपके पास कोई ना कोई बहाना रहता ही है। देखिए खुद को कैसे बैठे बैठे डल सी हो गई यहाँ। पापा जी को भी वैसे भी रात को ज्यादा भारी खाना पसंद नहीं है, तो बचे हुए चावल को रात के लिए मैं ही फ्राई कर दूंगी या वापस लौट कर फ्राई कर दूंगी। और दाल सब्जी तो है ही, बस गर्मा गर्म रोटियां सेकनी होगी। प्लीज आप ऐसी भोंदू जैसे शक्ल मत बनाओ। और हाँ, जींस पहनना, साड़ी नहीं। कमरे के अंदर कुछ भी पहनना समझ में आता है, पर बाहर वो भी जींस ना बना। शादी के पहले आप जींस पहनती थी ना, पता है मुझे। फिर क्या हो गया जींस पहनने में आज? और आजकल के तो सब पहन रहे हैं। मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ। अंकिता बिना देरी किए अपने सास के सामने ये बात रखते हुए कहती है, हाँ मम्मी जी, आपकी साड़ियां ना पुरानी हो गई है, ये साड़ी पहन पहन कर बोर हो जाती होगी, तो मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए ये कोट सेट ले आऊं। क्या सेक्सी लगेंगे आप कोट सेट में। हाँ
पगली कैसी बातें बोलती है, हट। ऐसे ज्यादा कोट सेट मत लाना, एक दो बस पहन कर देखती हूँ, अगर जच जाएगा तो फिर और ले लूंगी। और मैं क्या करी थी मम्मी जी, भाभी को जींस पहना कर ले जाऊं क्या? उनको शर्म आ रही है, अब आप ही बताओ। अगर उसके पति को दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या दिक्कत होगी? कपड़ों के लिए तो मैंने कभी मना ही नहीं किया। जब शादी के साल भर के बाद तू सब पहन लेती है तो मैं उसे क्यों मना करूंगी? पहन ले, बस हम दोनों पति पत्नी के लिए खाना तैयार करके जाना। अपनी जिठानी को बिल्कुल टीप टॉप तैयार कर हाई हील्स पहनाकर अंकिता उनके साथ निकल पड़ती है और गाड़ी में मैसेज कर देती है अपने भाई को, तुम्हारे लिए शर्ट खरीद रही हूँ, मैं ब्लैकबेरी के आउटलेट में हूँ, जल्दी से आ जाओ। अपनी भाभी के साथ अंकिता सीधा ब्लैकबेरी पहुंच जाती है। भैया के लिए शर्ट लेनी है भाभी, बताओ ना कौन सी सही रहेगी? साकेत जी के लिए गोरा रंग है उनका, मैं सजेस्ट करूंगी काले रंग का शर्ट ले लो। वो देख सामने जो है ना। प्रिया हैंगर से एक शर्ट निकालकर अपने हाथ में जैसे ही लेती है, सामने से उसे साकेत आता हुआ दिखता है। यही तो अंकिता चाहती थी। चलो भाभी शॉपिंग तो हो गई, रात का क्या प्लान है भैया? खाना वाना कहाँ खा रहे हो? पापा मम्मी तो शहर में है नहीं, तो खाना पीना कैसे हो रहा है तुम्हारा? अरे बगल वाली जो आंटी नहीं है सुनीता आंटी, वही कुछ बचा कुछ दे जाती है तो मैं खा लेता हूँ। आपकी बहन का घर भी आपका ही घर है साकेत जी, आप घर जाकर खा लिया कीजिए ना। ये नहीं आएंगे भाभी, इन्हें लगता है मैं आपको बेकार में परेशान करती हूँ उनके पीछे। बाकी दिन का तो पता नहीं, लेकिन आज तो हमारे साथ डिनर कर सकते हो ना? मैं और भाभी आज बाहर ही खाने का सोच रहे हैं। और इस तरह शॉपिंग के बाद मूवी, मूवी के बाद डिनर, और पूरा वक्त साकेत और प्रिया एक दूसरे के साथ होते हैं। नहीं सच में, मेरे घर पर सब मुझे कहते थे घर के पास जो बड़ा पेड़ है ना बिल्कुल वैसा ही लगता हूँ, इसीलिए मेरी शादी किसी चबूतरे जैसी लड़की से होनी चाहिए। आपको देखकर मैंने कभी सोचा नहीं था आप इतने मजाक क्या होंगे। कॉमेडी मूवी देखकर इतनी हंसी नहीं आई जितना आपकी बातों से हंसी आ रही है। कसम से साकेत जी आप बड़ा प्यारा बोलते हैं। आपकी देवरानी कहती है अगर मैं अपनी पत्नी के सामने अपनी जुबान खोल दूं तो वो मुझे बेघर कर देगी, और आप बड़े प्यार से मेरी बातें सुन रही है, वो भी बिना ईयरफोन के। बस बस साकेत जी, बाप रे क्या खाकर आए आज आप? अरे आज ही तो खाना नसीब हो रहा है प्रिया जी, बाकी इतने दिन से तो भूसा चारा निकल रहा था मैं। मतलब कि कुछ हो तो सकता है। वो प्रिया जिसके चेहरे से खुशी को उड़े हुए न जाने कितने दिन हो गए थे, वो आज हंसते हंसते अपने घर के अंदर आती है। हॉल में बैठा अमन अपनी भाभी को मुस्कुराता हुआ देखकर चौंक जाता है और उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वाह भाभी क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हैं आप। वैसे बात तो मेरी पत्नी में है, जिसके साथ रह लो उसका खुश होना तो तय। जब इतनी खुशी मेरी देवरानी ने आपको भी दी है तो गुड न्यूज आप भी उसे दे दीजिए देवर जी। मैं क्या गुड न्यूज दूं भाभी, अब वो तो अंकिता देगी। ये लीजिए सुन लीजिए। मम्मी जी आप घूम फिर कर बच्चे के लिए मुझे बोल देती हैं और अपनी छोटी बहू को मना कर देती हैं। कभी अमन और अंकिता से भी पूछ लेती तो अभी तक तो दादी बना चुके होते ये दोनों आपको। इतने दिनों के बाद प्रिया को इस तरह फ्रैंकली बात करता हुआ देखकर सभी चौंक गए थे। रात को कमरे में, तुम सो गई हो क्या अंकिता? नहीं, भाभी के बारे में सोच रही हूँ। बोलो। मैं भी वही सोच रहा हूँ। भाभी के कमरे की लाइट्स ऑन है, भैया का इंतजार कर रही होंगी। ऑफिस में मैंने बात की तो पता चला कि वो सूरत निकले हुए हैं। सूरत में उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली है, पता नहीं है वहां किसी लड़की के साथ सेटल होना चाहते हैं या ऑलरेडी किसी के साथ सेटल हो चुके हैं। शिट, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। कहीं उनका क्या मैन, कहीं उनका कोई बच्चा तो नहीं है उस लड़की के साथ, इसलिए वो भाभी के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। भैया की फिक्र करनी छोड़ दो अमन, वो क्या करे क्या नहीं क्या फर्क पड़ता है। अगर बॉडी में बीमारी हो जाए तो बॉडी की इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए ताजी ताजी सब्जियां खाई जाती है। बॉडी में एंटीबायोटिक बना सके इसलिए बॉडी को दवाइयां देकर तैयार किया जा सकता है, ना कि कीटाणु के पीछे दिमाग लगाया जा सकता है। आज मैंने देखा भाभी खुश हो सकती है, बस उन्हें भैया जैसा, मेरा मतलब है साकेत भैया जैसा हम सफर चाहिए। और साकेत भैया से बात की है मैंने, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है डाइवोर्सी लेडी से शादी करने में। दोनों मैच्योर है, दोनों को एक दूसरे का साथ समझ में आया तो भाभी का अभिषेक भैया से डाइवोर्स करवा देंगे। ऐसे भी आज नहीं तो कल वो खुद ही ऐसा करने वाले हैं। आई ट्रस्ट यू अंकिता, पर थोड़ा ख्याल रखना, भाभी इस घर की इज्जत है। पूरे 10 साल के रिलेशनशिप के बाद भी जिस भैया ने तुम्हें मेरा हाथ देने के पहले इतनी बार सोचा हो, वो क्या कभी किसी लड़की के साथ गलत कर सकते हैं? कभी नहीं। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। बस फिर क्या था, अंकिता लग जाती है प्रिया की जिंदगी में वापस से वही खुशियां लाने जो वो डिजर्व करती थी। छत पर कपड़े सुखाकर अंकिता सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि अपने भाई को घर में आता देखती है। आपको ही मिलने वाली थी मैं,
कहाँ है आप? सुबह से फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। तभी हाथ में जूस लिए प्रिया किचन से बाहर आती है। थोड़ी डांट की जरूरत तुझे भी अंकिता, भाई आया नहीं, बैठने को दिया नहीं और सीधा डांटने लगी। आप बैठिए संकेत जी और जूस पीजिए, मैं भी खाना लगाती हूँ। जब तक पापा मम्मी आते नहीं तब तक इस गरीब को आपके यहाँ से निमंत्रण है बहन जी। मुझ गरीब की ऐसी हालत देखकर प्रिया जी ने मुझे यहाँ खाने पर बुलाया। उसे मैंने ही कहा था बेटा, ये तुम्हारी बहन का घर है और एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का फायदा तो अंकिता को भी है, तो उसके भाई को भी होना चाहिए। ऐसे वक्त में वो अपनी भाई की मदद नहीं करेगी तो क्या फायदा। अमन और अभिषेक तो आए दिन यहाँ वहां जाते रहते हैं और तुम्हारा घर भी हमारे घर के पास ही है। अगर हमें कभी किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो तुम भी उल्टे पाँव भागते हुए आओगे ना। वही मैं सोचू ये गायत्री जी इतनी दिलदार कैसे हो गई। सिमरन अपने माता पिता की अकेली बेटी थी। सिमरन के घर में सिर्फ 3 ही लोग रहते थे। सिमरन हमेशा से चाहती थी कि उसका एक बड़ा परिवार हो। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात सुनील से होती है। सुनील गांव का लड़का था, लेकिन उसके रहन सहन से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। शुरू शुरू में सुनील और सिमरन में सिर्फ दोस्ती ही थी। सुनील जब भी सिमरन को अपने बड़े परिवार के बारे में बताता, सिमरन की बड़े परिवार की चाहत और भी बढ़ जाती। ऐसे ही कॉलेज के दिन निकल जाते हैं। सुनील और सिमरन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। घर वालों की अनुमति से उन दोनों की शादी होती है। शादी के बाद जब सिमरन अपने ससुराल आती है तो वो देखती है कि उसका ससुराल 2 माले का है। नीचे सिमरन के सास ससुर और सुनील रहता है, उसके ऊपर सुनील की ताई माँ और उनका परिवार रहता है। इतना बड़ा परिवार देखकर सिमरन तो खुश हो जाती है। अरे बहू, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? सुनील बता रहा था तुम्हें जल्दी उठने की आदत नहीं है, थोड़ी देर और सो जाती तो भी चल जाता। माँ जी, सुनील जी कह रहे थे कि आपको सुबह जल्दी चाय पीने की आदत है, तो आपके लिए चाय बनाने के लिए ही मैं जल्दी उठ गई। अब मैं ही आपके लिए रोज सुबह चाय बनाऊंगी। क्या बातें चल रही है सुबह सुबह सास बहू की? अरे देखिए ना दीदी, सुनील ने इसे बताया कि मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, तो बेचारी मेरे लिए इतनी सुबह उठ गई। इसे तो जल्दी उठने की आदत भी नहीं है। अभी नहीं है सुबह जल्दी उठने की आदत, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी। वैसे भी सुबह उठना अच्छा होता है ना माँ जी। तुम्हें इस घर में आए कुछ ही दिन हुए हैं, हमारी ज्यादा बातें भी नहीं हुई, इस वजह से तुम्हें पता नहीं चला कि मेरे लिए सुबह की पहली चाय उर्मिला दीदी बनाती है। लेकिन हम तो अलग रहते हैं। फिर अलग रहना तो सिर्फ नाम का है। परिवार बढ़ गया तो घर छोटा पड़ने लगा, सबकी पसंद अलग अलग हो गई, इस वजह से हमने अलग रहना शुरू कर दिया, वरना आज भी हम तो एक ही हैं। हाँ, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना तो पूरी उलझी हुई थी। तब से रिश्ते में जिठानी होकर भी दीदी ने मुझे सगी बहन जैसा प्यार दिया है। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से दीदी ही हमारे लिए सुबह की पहली चाय बनाती है। ऐसा मानो कि पिछले 30 सालों से ये परंपरा हो गई है हमारे घर की। घर अलग हो गए लेकिन ये चाय बनाने की परंपरा में कोई बदलाव नहीं आया। सुनील का बड़ा भाई मतलब मेरा बेटा राकेश, उसकी शादी हो गई, अब वो हमेशा के लिए शहर में रहने चला गया। कभी कभार छुट्टियों में आता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही। सुनील भी पढ़ाई के लिए शहर में रह रहा था। हम बूढ़े ही तो एक दूसरे का सहारा है इस घर में। दुनिया के लिए हम देवरानी जेठानी है, लेकिन हमारे लिए सगी बहनों से कम नहीं है। मुझे बचपन से ही बड़े परिवार की चाहत थी। मैंने सिर्फ बड़े परिवार के बारे में, उसके प्यार के बारे में सुना था लेकिन आज देख भी लिया। आपकी 30 साल से चलती आ रही इस चाय बनाने की परंपरा तोड़कर मैं गुनाह नहीं करना चाहती लेकिन सुबह की चाय में ताई माँ, आप एक कप चाय मेरे लिए भी बनाओगी क्या? अरे क्यों नहीं, तुम भी तो हमारी बेटी जैसी हो। ये गांव, ये घर तुम्हारे लिए नया है, तुम्हें काम की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दीदी और मैं दोनों मिलकर दोनों घर के काम करते हैं। सुनील की अभी छुट्टियां चल रही है तो तुम दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी का मजा लो, बाकी हम सब देख लेंगे। क्या माँ जी, आप भी। हितल, हमारी बहू क्या शर्माती है। ऐसे ही खुशी से कई दिन निकल जाते हैं। बड़ा परिवार पाकर सिमरन बड़ी ही खुश थी। उर्मिला और हेतल में बिल्कुल बहनों जैसा प्यार है, ये देखकर सिमरन प्रभावित हो गई थी। शुरू में उर्मिला और हेतल सिमरन की खूब लाड़ करते, कोई उसे कुछ भी काम भी नहीं करने देता, क्योंकि सिमरन की अभी अभी शादी हुई थी। ये गांव, ये घर उसके लिए नया था। लेकिन थोड़े ही दिनों में एक एक करके दोनों घर के काम सिमरन के कंधे पर आ जाते हैं। दीदी क्या कर रही हो आप? अरे कुछ नहीं, बस घर के काम चल रहे हैं। अभी तक? आप भूल गई क्या? आज कॉलोनी के शाह बहन के यहाँ जाना है, उनके पोते का नामकरण है ना।
याद है मुझे, लेकिन अब क्या करूं, तुम्हारे सारे काम तो सिमरन कर लेती है। मैं अकेली औरत क्या क्या करूं। अकेले हाथ से काम करते करते ना देर हो जाती है। अरे आप ये सब छोड़ो, ये सारे काम सिमरन कर लेगी। हमें देर हो रही है, चलो जल्दी। कर लोगी ना सिमरन? अरे रहने दो ना, उस बेचारी को पहले ही कितने काम है। कोई बात नहीं ताई माँ, मैं कर लूँगी, आप चाहिए। ठीक है बेटा, अब तुम कह रही हो तो जाती हूँ मैं। उर्मिला और हितल नामकरण के कार्यक्रम में चले जाते हैं। थोड़े टाइम बाद हाय, काम करते करते कमर टूट गई। इतने सारे लोगों के कपड़े, या मशीन भी नहीं है। बर्तन, झाड़ू, पोछा, वो भी इतने बड़े घर का। कितना काम होता है इस घर में। हे भगवान, मैंने आपसे बड़ा ससुराल मांगा था, लेकिन आपने तो मुझे एक ससुराल के ऊपर दूसरा ससुराल फ्री दे दिया। यहाँ मेरी सास के बताए हुए काम निपटते नहीं मुझसे, और ऊपर से ताई सास के भी काम करने पड़ते हैं। ये कैसा धर्म संकट है। क्या बड़बड़ा रही हो अकेले अकेले? गाना गुनगुना रही हूँ, सुनना है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं सुना तुम्हारा गाना। वैसे सिमरन, आज शाम को मेरे दोस्त आ रहे हैं घर पर, उनके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाना। हाँ हाँ, दोस्तों को बुलाओ। दोस्तों को क्यों, उनके परिवार वालों को भी बुलाओ ना। होटल खोल रखी है मैंने यहाँ पर। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें अकेले सब कुछ करने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ। मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा, और माँ भी तो है, वो भी मदद करेगी तुम्हारी। आपकी प्यारी माँ और मेरी सासू माँ आजकल मदद नहीं करती मेरी, ऊपर से दूसरों के काम भी मुझे ही थमा देती है। आज सुबह से हमारे और ताई माँ के घर के काम करते करते मेरे हाल बेहाल हो गया है। माँ जी अभी तक घर नहीं आई, अब आप ऊपर से आपके दोस्तों को बुला रहे हो। मैं अकेली क्या क्या करूं बताओ? तो ऐसी बात है, मेरी फूल सी बीवी काम करते करते मुरझा गई है। कोई बात नहीं, मैं मेरे दोस्तों को किसी होटल में पार्टी दे दूंगा, तुम आराम करो। अपने पति का काम तो सिमरन जैसे तैसे टाल देती थी, लेकिन अपनी सास को और ताई सास को वो मना नहीं कर पाती। सिमरन को घर के काम थमाकर उर्मिला और हेतल कभी सहेलियों से मिलने चले जाते, कभी मंदिर चले जाते, और यहाँ घर का काम करके बेचारी सिमरन थक जाती थी। जब से सिमरन इस घर में शादी करके आई थी, तब से जैसे उर्मिला अपना घर भूल ही गई थी। सारा दिन नीचे हेतल के घर पर ही पड़ी रहती थी। सिमरन, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग पर चलते हैं। कई दिन हो गए हमने साथ में टाइम भी स्पेंड नहीं किया। मैं दिन भर काम में रहता हूँ, मुझे पता है तुम घर में अकेली बोर हो जाती हो। चलो आज बाहर चलते हैं। हाँ, मुझे भी काफ़ी ज़रूरत है कहीं घूम आने की। वैसे भी ना सुबह से लेकर शाम तक पूरे घर के काम करते करते मैं तो थक गई हूँ। मैं अभी तैयार होती हूँ, तुम प्लीज़ बाहर वेट करना। थोड़ी देर बाद अरे वाह सिमरन बेटा, बड़ी सुंदर लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? हाँ ताई माँ, शॉपिंग पर जा रही हूँ। तुमने तो मुझे बताया भी नहीं, अकेले अकेले प्लान बना लिया। अब नहीं वो क्या, प्लान बना ही लिया है तो हम भी साथ में चलते हैं। वो मेरे बहन की बेटी की शादी है ना, तो कितना कुछ खरीदना है मुझे। हाँ, मैंने भी कई दिनों से साड़ियाँ नहीं खरीदी। तुम 2 मिनट रुको, हम पर्स लेकर आते हैं। लेकिन माँ जी, पर उर्मिला और हेतल कुछ सुने बिना पर्स लेने अंदर चले जाते हैं। अरे चलो ना, जल्दी लेट हो रहा है। तुम तैयार हो गई हो तो अब किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारी माँ और ताई माँ साथ आना चाहती हैं, उन्हें भी शॉपिंग करनी है। घर में तो मुझे पकाती रहती है, उन दोनों के बीच में हमें बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं है। अब हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहां भी उन्हें हमारे साथ आना है। अरे मुझे नहीं जाना शॉपिंग, मेरा तो मूड ही चला गया। अब तुम मना करोगी तो उन्हें लगेगा कि वो आ रही हैं, इसलिए तुमने मना कर दिया। बुरा लगेगा ना उन्हें। तुम्हें सबकी पड़ी है सिवाय मेरे। ताई माँ का बेटा और बहू वहां शहर में मजे कर रहे हैं, और यहाँ हम एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं कर सकते। परेशान हो गई हूं मैं। इस बार चलते हैं उनके साथ, अगले संडे फिर चलेंगे हम शॉपिंग पर। प्लीज नाराज मत हो। शुरू में हेतल और उर्मिला में जो प्यार था वो देखकर सिमरन को बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब वो दोनों सुनील और सिमरन के बीच में भी आ रही थी। सिमरन दो दो सासों से बड़ी परेशान हो गई थी। कुछ दिनों बाद, हैप्पी मदर्स डे माँ जी, ये लीजिए आपका गिफ्ट। अरे उर्मिला दीदी बड़ी है, वो भी तुम्हारी सास है, मतलब बड़ी माँ जी है। पहले जाकर उन्हें मदर्स डे का विश करो, मुझे बाद में करना। अरे किस बात का विश, क्या है आज? ताई माँ, आज मदर्स डे है, हैप्पी मदर्स डे। दीदी का गिफ्ट कहाँ है बहू? अरे वो माँ जी, मैं भूल गई। ऐसे कैसे भूल गई? दीदी आप ये मेरा गिफ्ट रख लो। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, तुम ही रखो। वैसे बहू ने दी हुई सोने की चेन बढ़िया है, तुम पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। सिमरन, अभी के अभी जाओ और दीदी के लिए भी बिल्कुल ऐसी ही चेन मार्केट से ले आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा गिफ्ट नहीं लूँगी।
हेतल, तुम बेवजह जिद कर रही हो। बहू ने ये चेन तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाई है, अब मेरे लिए लाना भूल गई तो क्या हुआ? जो तुम्हारा है वो मेरा है, कभी मन करेगा तो पहन लूंगी ना। तभी सुनील आ जाता है। हैप्पी मदर्स डे माँ। हैप्पी मदर्स डे ताई माँ। सुबह सुबह किस बात पर बातचीत चल रही है? ये देखो बेटा, बहू ने क्या कर दिया। मेरे लिए सोने की चेन लाई और दीदी के लिए नहीं लाई। तुम पहले मार्केट जाओ और बिल्कुल ऐसी ही सोने की चेन लेकर आओ। अब जी माँ, आप चिंता मत करो। सुनील और सिमरन मार्केट चले जाते हैं और सेम टू सेम चेन ताइमा के लिए खरीद कर लाते हैं। 2 सास होने की वजह से सिर्फ काम तक ही सिमरन की परेशानी सीमित नहीं थी, बल्कि सिमरन को खुद की सास का बर्थडे भी याद रखना पड़ता था और ताई सास का भी। अगर सिमरन खुद के लिए साड़ी खरीदती तो उसे उर्मिला और हेतल के लिए भी साड़ियाँ खरीदनी पड़ती। उर्मिला और हेतल में जो प्यार था वो सिमरन के लिए मुसीबत बन गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सिमरन के मायके वाले हेतल के लिए कुछ भेजते तो वही सब उन्हें उर्मिला के लिए भी भेजना पड़ता था। हेतल को खुद की कुछ पड़ी ही नहीं थी, हर बार वो दीदी दीदी करती रहती और उन दोनों में बेचारी सिमरन पिसती रहती। कुछ दिनों बाद सिमरन की मां नंदिनी उसके ससुराल आती है। माँ, कैसी हो आप? आपने बताया भी नहीं कि आप आ रही हो। सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया है? कितनी पतली हो गई हो, कुछ खाती भी हो कि नहीं? जरा धीरे बोलो ना माँ, इस घर में 2-2 सीसीटीवी कैमरा है। 2-2 सीसीटीवी कैमरा? क्या मतलब? अरे मेरी 2-2 सास जीना हराम कर दिया है दोनों ने मेरा। ऊपर ऊपर से इतना प्यार जताती है जैसे मैं उनकी बेटी हूँ, और मुझे पूरे घर का काम थमा कर दोनों इधर उधर भटकती रहती है दिन भर। अभी कहाँ है तुम्हारी सास? दोनों ऊपर ताई माँ के घर में बैठकर गप्पे लड़ा रही हैं और मैं बेचारी अकेली बना रही हूँ सबके लिए खाना। मुझे कोई मदद भी नहीं करता। ऊपर से दोनों मिलकर ना मेरी गलतियां निकालती रहती है, मुझे टोकती रहती है, ये मत करो वो मत करो। लोगों के घर में एक सास होती है फिर भी बहू परेशान हो जाती है, यहाँ मेरे घर पर एक पे एक सास फ्री है। मेरी बेचारी बच्ची, लेकिन तुम्हारी ताई माँ की बहू कहाँ है? वो महारानी कर रही है शहर में मजे। मैंने आपको बताया था ना, ताई माँ का बेटा शहर में नौकरी करता है, तो उनकी बहू भी वहीं शहर में रहती है। उनके सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। अरे काम का छोड़ो, लेकिन मैं आपको पता है उन दोनों में इतना प्यार है। अगर मैं अपनी सास के लिए कुछ खरीदती हूँ ना, तो मेरी सास ताई सास के लिए भी वही खरीद कर लाने की जिद करती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने और सुनील ने मेरी सासू माँ को 10 ग्राम सोने की चेन गिफ्ट की थी। उन्होंने वैसी ही सेम चेन ताई माँ के लिए भी लाने के लिए कहा। उन्हें कहने के लिए क्या जाता है, पैसे तो मेरे पति के खर्च होते हैं ना। आपको पता है ना सोने का क्या भाव चल रहा है। इतनी महंगाई में माँ जी ने जिद पकड़ ली थी और इस वजह से हमें वैसी ही सेम टू सेम ताई माँ के लिए भी चेन लानी पड़ी। और उनका बेटा और बहू शहर से आते हैं ना, माँ हमारी माँ जी के लिए असली छोड़ो नकली चेन भी नहीं लाते। मेरी सास उनके लिए इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ खरीदने के लिए कहती है। उनका बेटा और बहू इनसे ठीक से बात भी नहीं करते। इन दोनों में जो प्यार है ना, वो मुझे महंगा पड़ रहा है। माँ, मैं तो ताई माँ और माँ जी के बीच में बुरी फंसी हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। इस सब मुसीबत की एक ही जड़ है, उन दोनों में जो प्यार है वो। अगर उनके इस प्यार को हम नफरत में बदल दे तो तुम्हारी सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। माँ, मैं कुछ समझी नहीं। अरे बुद्धू, उन दोनों में ऐसा कुछ कर कि उस वजह से उन दोनों में गलतफहमी बढ़ जाए। गलतफहमी की वजह से धीरे धीरे उन दोनों के बीच में जो प्यार है वो कम होता जाएगा। वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। तुम्हारी सास के मन में तुम्हारी ताई सास के प्रति नफरत पैदा हो जाएगी। फिर वो तुम्हें ताई सास का कोई काम नहीं करने देगी और ना ही उनके लिए तुमसे खर्चा करवाएगी। लेकिन माँ, इससे उन दोनों का अच्छा रिश्ता खराब हो जाएगा ना। और इतना आसान नहीं है उन दोनों में गलतफहमी पैदा करना। गहरी दोस्ती है उन दोनों की, खूब प्यार है उनमें। उनका अच्छा रिश्ता तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी खराब कर रहा है, उसका क्या? हाँ वो तो है। उनका रिश्ता ना मेरे लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत बन गया है। तो और उन दोनों में कितना भी प्यार क्यों ना हो, अगर एक बार गलतफहमी पैदा हो गई ना, तो गलतफहमी अच्छे खासे रिश्ते उजाड़ कर रख देती है। तो कोशिश तो कर। मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं। देख, अगर तुझे अपनी ज़िंदगी से इस ताई सास नाम की मुसीबत को निकालना हो तो यही एकमेव मार्ग है। तो सोच अच्छे से। चलती हूँ मैं। अरे माँ, उनसे मिलकर तो जाओ। अगर उन्हें पता चलेगा तो फिर दोनों मिलकर मेरा सर खाएंगी। नहीं नहीं नहीं, अभी चलती हूँ, उन्हें बताना ही मत कि मैं आई थी। ठीक है। सिमरन की माँ चली जाती है। सिमरन सोच में पड़ जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद, क्या हुआ बहू, तबीयत खराब है क्या? चेहरा क्यों उतरा हुआ है?
पता नहीं माँ जी क्यों कल रात से चक्कर आ रहे हैं, उल्टी जैसा भी हो रहा है। कोई खुशखबरी तो नहीं? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। ये कह रहे थे कि आज शाम को हम डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ, लेकिन जब तक डॉक्टर नक्की नहीं कर देते तब तक किसी को बताना मत। लोगों की ना बुरी नज़र लग जाती है। ताई माँ को भी नहीं? नहीं, उन्हें भी अभी मत बताओ। लेकिन माँ जी आप तो हर एक बात उन्हें बताती हो। हाँ, अब तक तो बताती थी, लेकिन अब से नहीं बताऊंगी। वो भी मुझे कहाँ कुछ बताती है, उल्टा अपनी सहेलियों के पास मेरी चुगलियाँ करती है। कल ना तुम सही कह रही थी बहू, वो मुझसे जलती है। तुम और सुनील मेरे पास रहते हो, मेरा ख्याल रखते हो ना, और उनका बेटा जा बसा है शहर, तो उन्हें मुझसे जलन होती है। इसीलिए तो वो तुम्हें कुछ ना कुछ मेरे बारे में उल्टा सीधा बताती है। लेकिन तुम उनका कुछ मत सुनना। तुम्हें तो पता है ना मैं कितनी अच्छी हूँ। और अभी खुशखबरी के बारे में तो कुछ भी मत बताना उन्हें। और उन्होंने बताया हुआ कोई काम नहीं करना, उनसे दूर ही रहना। नहीं बताऊंगी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। सुनील और सिमरन डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उनके घर खुशखबरी आने वाली है। ये बात सुनकर हितल बड़ी खुश हो जाती है और अगले कुछ दिनों तक ये बात किसी को भी नहीं बतानी, ऐसा सिमरन से कहती है। कुछ दिनों के बाद, बहू तुम पागल हो गई हो क्या? ये पपीता क्यों खा रही हो? तुम्हें किसने दिया ये पपीता? तुम्हें पता भी है ये पपीता खाने से कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा? क्या हुआ माँ जी, पपीता ही तो है, जहर थोड़ी ना खा रही हूँ। ताई माँ ने दिया मुझे ये पपीता। वही मैं सोच रही हूँ, घर में पपीता आया कहाँ से? आज तो उन्होंने जलन की हद ही पार कर दी। तुम्हें पता भी है पपीता खाने से तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना वो मुझे तो ये बात सोचकर भी डर लग रहा है। उनके बेटे को बच्चा हो नहीं रहा, इसलिए उन्हें दादी बनने का सुख नहीं मिल रहा। शायद मेरी जिठानी ने हमारी बातें सुन ली है और उन्हें तुम्हारी खुशखबरी के बारे में भी पता चल गया है। इस वजह से वो तुम्हें पपीता खिलाकर मुझसे मेरा दादी बनने का सुख छीनना चाहती है। खुद एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ इतना घटिया बर्ताव कर रही है। मुझे तो शर्म आ रही है ऐसी औरत के लिए। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, कितनी रोक टोक लगाई। मैं उनके साथ यहाँ वहाँ भटकती रही, उनके काम भी तुमसे करवाए। खुद के लिए कुछ भी खरीदने से पहले उनके लिए खरीदती थी। मैंने उनसे इतना प्यार किया और उन्होंने मुझे बदले में ये सब दिया। रिश्ता भले ही कुछ भी क्यों ना हो, मैंने दीदी दीदी क्या कहा ये तो मेरे सर पर बैठ गई। लेकिन अब बस इनकी हद इतनी बढ़ गई है कि अब ये मेरे पोते को भी इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म करना चाहती है। आज से उनका और मेरा रिश्ता देवरानी जेठानी का ही होगा। ये बहनों वाला प्यार गया तेल लाने। वही तो माँ जी, आपको एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही लगाव था। भला कभी सच में देवरानी जेठानी बहनें बन सकती है क्या? जो हुआ सो हुआ, आप शांत हो जाओ। अब से आप उनकी देवरानी बनकर ही रहो, इसी लायक है वो।